एक व्यक्ति पहले कुमारी लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाता था। उसके बाद उसे झूठे भरोसा दिलाकर उसके भरोसे को जीत लेता था। फिर उसके बाद वो सेक्स करता था। फिर उसके बाद कुछ ऐसी दवा खिला देता था जिससे उसकी मौत हो जाती थी। वो इस तरह की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 घटनाओं को अंजाम दे चुका था। हर लड़की की मौत दुल्हन के ड्रेस में होती थी। जब भी कोई लाश शहर के लोगों को या पुलिस के लोगों को मिलता था तो वो लड़की पूरी तरह दुल्हन के गेटअप में थी। पुलिस को भी ये मामला समझ में नहीं आ रहा था, आखिर कौन है मास्टरमाइंड इस हत्या के पीछे है। हर लड़की की मौत एक ही तरीके से होती थी। पुलिस को ये तो समझ आ रहा था कि इस सभी हत्या के पीछे एक ही कातिल है। पुलिस कई सालों तक इस हत्या के मास्टरमाइंड को तलाश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ ना तो कोई सबूत हाथ लगता है और ना ही कोई सुराग। लेकिन गुनाहगार चाहे जितना भी गुनाह कर ले, चाहे जितनी भी सफाई से वो गुनाह करे, एक न एक सबूत कभी न कभी तो छोड़ ही देता है। और होता भी ऐसा ही है। कातिल की सिर्फ एक गलती की वजह से कई सालों बाद पुलिस उस तक पहुंचती है और पुलिस उसे जब गिरफ्तार कर सच्चाई को सामने लाती है तो लोग सुनकर वाकई हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर उसे गर्भ निरोधक गोली के नाम पर कौन सी ऐसी दवा दे देता था जिससे खाते ही उसकी मौत हो जाती थी। इस पूरी हत्या की कहानी को जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटका के बंटवाल की। मैं बात कर रहा हूं साल 2004 की। एक लड़की की लाश महिला शौचालय में बंद रहती है और वो लड़की पूरी तरह से दुल्हन के ड्रेस में थी। लोग शौचालय का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ जब देखते हैं तो दरवाज़ा ढकढकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक शौचालय का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है। लोग इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देते हैं। कर्नाटका पुलिस जब पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता है। आखिरकार पुलिस वाले शौचालय का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब पुलिस वाले उस शौचालय का दरवाज़ा तोड़कर अंदर का दृश्य देखते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि एक लड़की जो पूरी तरह से दुल्हन के गेटअप में है, दुल्हन बनी हुई है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर पर कोई गहने नहीं थे। पुलिस को शायद ऐसा लग रहा था किसी ने लालच में आकर इसकी जेवरात छीन ली और उसकी हत्या टॉयलेट के अंदर ही कर दी। पुलिस लड़की को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस लड़की के परिजन के बारे में पता करना शुरू कर देती है। लड़की के परिजन के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन पुलिस कातिल के बारे में पता नहीं कर पाती। लड़की के कातिल को काफ़ी तलाशने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले, लेकिन लड़की के कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कई महीनों तक लड़की के हत्या के केस में जांच जारी होता है। पुलिस को कुछ महीने के बाद एक और ऐसा ही मामले सामने आता है। एक और लड़की की मौत उसी शहर में सेम कुछ वैसे ही हो चुकी थी। वो भी लड़की दुल्हन के गेटअप में थी, उसके भी शरीर पर कोई गहने नहीं था। अब पुलिस के मन में कई सवाल खड़े होने लगे थे। पुलिस को ये मामला तो समझ में आ रहा था कि इस दोनों हत्या का कारण एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। पुलिस लगातार इस केस में आरोपी को तलाश करती है, लेकिन आरोपी के बारे में पुलिस को ना तो कोई सबूत हाथ लगता है और ना ही कोई सुराग। देखते ही देखते साल बीत जाता है, लेकिन पुलिस को उस दोनों लड़की के हत्या के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। एक के बाद एक कर कई लड़कियों की मौत ऐसे ही हो रही थी। पुलिस वाले के भी हाथ पैर फूल रहे थे। पुलिस वाले पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस इसके पीछे के मास्टरमाइंड को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। लड़की की हत्या के बाद पुलिस लड़की के परिजन को तो ढूंढ कर निकाल लेते थे, लेकिन इसके पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पा रहे थे। देखते ही देखते 5 साल का वक्त निकल जाता है। इस दौरान 18 लड़की की मौत हो चुकी थी और 18 लड़की की मौत एक ही तरह से हुई थी। पुलिस वाले को इस 5 साल के दौरान भी
उस मास्टरमाइंड कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। 16 जून 2009 को उसी शहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निशा था, उसका अपहरण हो जाता है। पुलिस वाले के सामने उसके परिजन और उसके गांव के लोग ये बोलकर हल्ला कर रहे थे कि ये मामला लव जिहाद का है। निशा के परिवार ये अंदेशा जता रहे थे कि शायद मेरी बेटी को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाया गया है, लेकिन पुलिस वाले उस 18 मामला से ही जोड़कर इस लड़की के मामले को भी देख रहे थे। पुलिस को ये डर सता रहा था कहीं ये हत्या के पीछे वही मास्टरमाइंड तो नहीं है जो इस लड़की का भी अपहरण कर लिया है। पुलिस को ये संदेह हो रहा था। पुलिस वाले लड़की के परिजन को समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। पुलिस के समझाने के बाद लड़की के परिजन समझ जाते हैं और पुलिस वाले निशा की तलाशी शुरू कर देते हैं। लगातार पुलिस वाले 1 महीने तक लड़की को छानबीन करते हैं, लेकिन निशा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। न तो निशा की लाश मिलती है और न ही निशा के बारे में कुछ पता चलता है। इसी 1 महीने के दौरान एक और लड़की उसी शहर से अपने ही घर से गायब हो जाती है। पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक के बाद एक लड़की गायब हो रही है। आखिर किसी भी अपराधी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लोगों को जब पूरी घटना के बारे में पता चल रहा था तो लोग पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, उन मास्टरमाइंड आरोपी के बारे में क्यों नहीं पता कर पा रही है। निशा के बाद जिस लड़की का अपहरण हुआ था, जो लड़की अपने घर से गायब हुई थी, उस लड़की का मोबाइल पुलिस के गिरफ्त में था। पुलिस उस लड़की का मोबाइल अपने हवाले ले लेती है, लेकिन एक दिन उसी नंबर पर एक फ़ोन आता है और जैसे ही उस नंबर पर फ़ोन आता है पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं। इधर से फ़ोन को रिसीव किया जाता है, उधर से सिर्फ हेलो की आवाज़ आती है। उसके बाद फ़ोन काट दिया जाता है। पुलिस को अब ऐसा लगने लगता है कि शायद इसी नंबर के बारे में जांच किया जाए, ये किसका नंबर है और कहां से इस नंबर पर फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला कौन व्यक्ति है। पुलिस को अब ऐसा लगने लगा कि उस नंबर के बारे में पता कर ले और इस केस में उसे कुछ मदद मिल जाए। पुलिस जब उस नंबर के बारे में पता करती है कि वो फ़ोन कहाँ से आया, तो पता चलता है कि कर्नाटक के मैंगलोर से वो फ़ोन आया था। पुलिस जब पिछला रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि कई और लड़की है जिसके नंबर पर भी मैंगलोर से ही फ़ोन आया था। ये देखते ही पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो निशा का चाचा ही है और उसका नाम आनंद कुमार है। पुलिस आनंद कुमार को गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है और जब आनंद कुमार से पूछताछ शुरू करती है तो आनंद कुमार ऐसे राज खोल देता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर आनंद कुमार इतने बड़ी घटनाओं को इतने शातिरन तरीके से कैसे अंजाम देता रहा। आनंद कुमार जब इस घटना की सच्चाई को सामने लाता है तो जब पुलिस वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं तो पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक ही व्यक्ति सिर्फ हवस के लालच में 20-20 लड़कियों की हत्या कैसे कर सकता है। दरअसल आनंद कुमार की उम्र 25 साल थी। आनंद कुमार निशा का चाचा था। निशा का भी अपहरण हो चुका था। आनंद कुमार को लड़कियों से सेक्स करने की लत थी और 20 से 25 साल की वैसी लड़कियों जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो उस लड़की को पहले अपने प्यार की जाल में फंसाता था, उसका भरोसा जीतता था, उसे शादी करने का वादा करता था और उसे उसके घर से भगा ले जाता था। उसे उसके घर से भगा ले जाकर ऐसे होटल में रखता था जहां उसे कोई डॉक्यूमेंट ना देना पड़े और जिसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाए कि उस व्यक्ति के साथ कौन लड़की है। उस लड़की को वो होटल में लेकर पहुंचता था और उसे कहता था कि मैं तुमसे कल शादी करने वाला हूं, और लड़की को उसी रात वो सेक्स करने के लिए तैयार करता था। लड़की को तैयार कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। सुबह होते ही वो लड़के को कहता था कि मैं बस स्टैंड पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ और मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाकर शादी कर लूँगा। लड़की भी सुबह सुबह उठते ही दुल्हन की तरह तैयार होती थी और आनंद कुमार के बताए गए पते पर बस स्टैंड उसके पास पहुँच जाती थी। तभी आनंद कुमार उस लड़की के हाथ में
एक गर्भ निरोधक दवा देता था और लड़की से कहता था कि ये दवा खा लो, रात में तुम्हारे और हमारे बीच में जो हुआ है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसलिए तुम ये दवा खा लो। लड़की जैसे ही दवा खाने लगती है तभी आनंद कुमार कहता है कि ये दवा तुम्हें शौचालय के अंदर, टॉयलेट के अंदर ही जाकर खाना होगा। तभी लड़की कहती है ऐसा क्यों? आनंद कुमार कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से थोड़ी ब्लीडिंग हो। ये सुनने के बाद लड़की डर जाती है और बस स्टैंड के महिला शौचालय की तरफ उसे लेकर बढ़ता है। टॉयलेट के अंदर जाने से पहले आनंद उस लड़की के सारे गहने उतरवा लेता था और कहता था कि तुम टॉयलेट से दवा खाकर बाहर निकलो, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। लड़की शौचालय के अंदर जाती थी और अंदर से दरवाज़ा लगाकर जैसे ही वो दवा खाती थी, दवा खाने के साथ ही उसकी मौत हो जाती थी। आनंद इधर उधर देखता था और चुपके से वो वहाँ से निकल जाता था। वो सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता था, लेकिन जब सभी लड़कियों के साथ कर उसका मन नहीं भरा तो आखिरकार आनंद कुमार अपनी भतीजी के साथ भी वैसे ही घटना को अंजाम दे दिया। वो अपनी भतीजी का रेप कर उसकी भी हत्या कर दिया। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस आनंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। उसके ऊपर हत्या समेत साइनाइड की धारा के तहत भी कई मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। साल 2013 में आनंद कुमार को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन आनंद कुमार अभी भी इस घटना में जेल के पीछे सज़ा काट रहा है, उसे फांसी नहीं दी गई है। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।